हाई ईएसआर यानी कि हाई इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट रिपोर्ट देखकर बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच यह है कि ईएसआर खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर में चल रही किसी प्रक्रिया का एक संकेत है। यह टेस्ट बताता है कि शरीर में सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन है या नहीं, लेकिन यह नहीं बताता कि समस्या क्या है। कई बार साधारण संक्रमण, थकान या फिर उम्र के कारण भी ईएसआर बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ ईएसआर बढ़ा होने पर तुरंत डरना या खुद से इलाज शुरू करना सही नहीं है। सही समझ, क्लिनिकल लक्षण और डॉक्टर की सलाह बेहद ही जरूरी होती है। इस वीडियो से रिलेटेड जो डिस्क्लेमर है, जो भी रेफरेंसेस है, वो वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ईएसआर टेस्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। ईएसआर एक साधारण ब्लड टेस्ट है जो यह मापता है कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी 1 घंटे में कितनी तेजी से नीचे बैठते हैं। जब शरीर में सूजन या फिर संक्रमण होता है तो खून में कुछ प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन बढ़ जाते हैं, जिससे आरबीसी आपस में चिपककर तेजी से नीचे बैठते हैं और ईएसआर बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर पुरुषों में ईएसआर 0 to 15 mm/h और महिलाओं में 0 to 20 mm/h तक माना जाता है, लेकिन यह उम्र और अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है, यानी कि यह किसी एक खास बीमारी को नहीं बताता, बल्कि सिर्फ यह संकेत देता है कि शरीर में कहीं ना कहीं कोई असामान्य प्रक्रिया चल रही है। उदाहरण के लिए वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या यहां तक कि प्रेगनेंसी और एनीमिया में भी ईएसआर बढ़ सकता है। इसलिए ईएसआर को अकेला देखकर डायग्नोसिस करना गलत हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर ईएसआर के साथ सीआरपी, सीबीसी और अन्य टेस्ट भी देखते हैं ताकि सही कारण पता लगाया जा सके। आइए जानते हैं हाई ईएसआर के क्या कारण हो सकते हैं। हाई ईएसआर के कई कारण हो सकते हैं और यह हर बार कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता। सबसे आम कारणों में एक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लेमेटरी डिजीज जैसे कि ल्यूपस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कुछ कैंसर्स शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन डिजीज कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, एनीमिया और बढ़ती उम्र भी ईएसआर को बढ़ा सकते हैं। महिलाओं में ईएसआर पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है, जो सामान्य माना जाता है। कई बार दवाओं का प्रभाव भी ईएसआर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अगर ईएसआर बढ़ा हुआ आता है लेकिन कोई लक्षण नहीं है तो तुरंत पैनिक करने की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर आमतौर पर पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स जैसे कि बुखार, वजन कम होना, दर्द इत्यादि और अन्य जांचों को मिलाकर ही निष्कर्ष निकालते हैं। अगर ईएसआर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कि 100 mm/h से भी ऊपर है, तो यह किसी गंभीर अंडरलाइंग कंडीशन का संकेत हो सकता है और ऐसे में फर्दर इवेल्युएशन जरूरी होता है। आइए समझते हैं हाई ईएसआर का इलाज और इसे कंट्रोल करने के तरीकों के बारे में। हाई ईएसआर का इलाज सीधे ईएसआर को कम करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके पीछे की वजह को ट्रीट किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर ईएसआर किसी इंफेक्शन से बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से बढ़ा हुआ है, तो एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर यह ऑटो इम्यून डिजीज के कारण है तो फिर एंटी इंफ्लेमेटरी या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाइयां होती है वो दी जाती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी ईएसआर को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट, नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरपूर डाइट भी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ खान पान बदलकर ईएसआर को तुरंत कम नहीं किया जा सकता, खास करके अगर कोई अंडरलाइंग बीमारी है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन या फिर इंटरनेट के आधार पर इलाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपकी ईएसआर रिपोर्ट हाई आती है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, कंप्लीट इवेल्युएशन कराएं और जरूरत पड़ने पर ही ट्रीटमेंट शुरू करें। सही जानकारी और सही समय पर डायग्नोसिस ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।